चलिए तो अब बिना देरी किए अगला टास्क शुरू करते हैं। अगला है हमारा डाइपोल के ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे इंटेंसिटी निकालना, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे इंटेंसिटी निकालना। हिंदी में कहते हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो हम लोग सेम मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक डाइपोल ड्रॉ करेंगे। ये रहा डाइपोल ए बी से मिलकर बना हुआ। ए पर है प्लस क्यू चार्ज, बी पर है माइनस क्यू चार्ज। ये रहा दोनों इस डाइपोल का एक्सिस, सेंटर पॉइंट हो गया इसका O। ये जो टोटल डिस्टेंस है दोनों के बीच में दिस इज 12। और अब हमको इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता है ये होता है इसका इक्वेटोरियल पोजीशन। इसमें कहीं पर भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं P, ये हमने ले लिया है पॉइंट P। यहीं पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, अब ये जो पॉइंट P जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर यानी निरक्षीय स्थिति पर जब ये पॉइंट P है, इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर वो हम मान लेते हैं R अगेन। ठीक है, अब इक्वेटोरियल पोजीशन पे है ये पॉइंट P, यहीं पर हमको निकालना है इंटेंसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। करना क्या है आपको, वही पहले प्लस के कारण निकाल लीजिए, फिर माइनस के कारण निकाल लीजिए, फिर वेक्टर रूल से टोटल इंटेंसिटी फाइंड कर लीजिए। तो शॉर्ट में हम लिख रहे हैं ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अगर हम इंटेंसिटी निकालते हैं पॉइंट P तो ये हो जाएगा EA इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन A से जो P का डिस्टेंस है, देखिए दिस इज AP, तो AP स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1। और सिमिलरली अगर हम निकालते हैं ड्यू टू नेगेटिव चार्ज तो ये हो जाएगा आपका EB इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन BP स्क्वायर, क्योंकि B से P का डिस्टेंस है आपका BP। अब ये जो डिस्टेंसेस हैं ये मेंशन नहीं है, अब इनकी जरूरत भी नहीं है, आप सिर्फ इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए। आगे हम इसको निकालेंगे कितने होंगे ये। ठीक है, तो प्लस के कारण निकल गया, माइनस के कारण निकल गया, दो इक्वेशन बन गए। अब हमको पॉइंट P पे निकालना है टोटल इंटेंसिटी। तो अगेन इंटेंसिटी मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमको वेक्टर रूल अप्लाई करना होगा, और वेक्टर रूल अप्लाई करने के लिए हमारे पास डायरेक्शन होना चाहिए ऑफ इंटेंसिटीज। और डायरेक्शन निकालने के लिए फिर से हमको यहाँ पर एक यूनिट टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज हमको इमेजिन करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि पॉइंट P पे अभी हम बना नहीं रहे हैं, आप बस कंसिडर कर लीजिए कि पॉइंट P पर अगर एक पॉइंट यूनिट या टेस्ट यूनिट चार्ज यहाँ पर है पॉजिटिव, तो ये प्लस इस वाले चार्ज को क्या करेगा, सेंट्रल फोर्स है ना भैया, तो ये इसी डायरेक्शन में इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ EA। और ये माइनस B उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ EB। ओके, तो यहां पर दोनों प्लस Q माइनस Q के कारण जो इंटेंसिटी होगी उसका डायरेक्शन आपको मिल रहा है ऐसे। अब अगर आप वेक्टर रूल आपने पढ़ा है तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम इन दोनों जो ये आपको वेक्टर्स दिख रहे हैं, अगर हम इनके पैरेलल साइड्स बनाते हैं ऐसे, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। और आपको पता है कि जब दो वेक्टर ऐसे ऐड कर रहे हों कि उनके पैरेलल साइड्स को ऐड करने पर एक पैरेललोग्राम बने, तो जो उनका रिजल्टेंट होता है वो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है। मतलब नाउ दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है पैरेललोग्राम थ्योरम से, तो आपने पढ़ा है, अगर हम ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा लेते हैं तो फिर उस हिसाब से ये जो वेक्टर रूल आपने पढ़ा है उसके हिसाब से ये हो जाएगा अंडर रूट EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA EB cos 2 थीटा। याद आया, क्लास 11th में हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम थ्योरम, जिसमें हमने रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, इसको डिराइव भी किए थे हम लोग। यहाँ पे 2 थीटा क्योंकि यहाँ पर 2 थीटा है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA EB cos 2 थीटा। बस आपके पास EA की वैल्यू है, EB की वैल्यू है, उसको आपको यहाँ पुट करना है और फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए मिटा दें इसको। हाँ, तो देखिए हमने किया क्या, पॉइंट P पे हमने क्या लिया, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही आप पॉजिटिव चार्ज लेंगे आपको दोनों के कारण इंटेंसिटी का डायरेक्शन मिल जाएगा। और उसके बाद अगर हम वेक्टर रूल से इनके साइड्स बनाएं, पैरेलल साइड्स बनाएं, तो हमारे पास यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनेगा। और जैसे ही पैरेललोग्राम बना तो उसका जो डायगोनल होता है वही रिजल्टेंट देता है।
तो हमको रिजल्टेंट मिल गया, उसका फॉर्मूला क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, वो होता है ये। अब उस फॉर्मूले में हमने इसको पुट कर दिया है, अब इसको केवल सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले इसको हम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक और बात को डिस्कस कर लेते हैं। क्या है वो? देखिए ये डाइपोल है, यहां पर है प्लस क्यू चार्ज, यहां पर है माइनस क्यू चार्ज, और हमको पता है डाइपोल में कंडीशन होता है कि ये जो दोनों चार्जेस होते हैं इनका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम होता है, एक पॉजिटिव में होता है और एक नेगेटिव में होता है, बट मैग्नीट्यूड सेम होता है। दूसरी बात, ये जो पॉइंट P है ये डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन में है, और इक्वेटोरियल पोजीशन होने का मतलब होता है कि ये जो डिस्टेंस होगा और ये जो डिस्टेंस होगा ये सेम होगा। तो आप पहले तो ये बताएंगे कि फ्रॉम द फिगर अगर हम देखते हैं तो AP जो है वो इक्वल है किसके? BP के। ठीक है भैया, AP इक्वल है BP के और दोनों चार्ज बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट P पे प्लस Q के कारण और माइनस Q के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन अलग होगा। ये इधर है, AB उधर है, लेकिन उस इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम होगा। मतलब यहां पर जो ये EA है वो इक्वल हो जाएगा किसके? EB के। EA इक्वल हो जाएगा किसके? EB के, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ये चार्ज और ये चार्ज बराबर है, तो दोनों अगर इक्वल है तो फिर यहां पर हम EB की जगह EA लिख सकते हैं या EA की जगह EB लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग EB की जगह EA लिख देते हैं इस इक्वेशन में, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो उस हिसाब से आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी E क्या मिलेगा? अंडर रूट EA स्क्वायर प्लस EB की जगह भी अब हम क्या लिखेंगे? EA स्क्वायर प्लस EA इंटू EA, तो ये हो जाएगा 2EA स्क्वायर कॉस 2 थीटा, यही होगा। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। कोई दिक्कत यहां तक? क्या किया हमने? क्योंकि दोनों बराबर हैं तो यहां पर EA EB दोनों में से किसी एक को ही लिखा जा सकता है, तो हमने लिखा, हमारा ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब अच्छा इसको भी क्वेश्चन नंबर दीजिए। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा EA कॉमन आ रहा है, EA स्क्वायर प्लस E, चलो ठीक है, ओके। आगे कॉमन नहीं आ रहा, पर इसको अपन ऐड कर देते हैं। आगे देखिए EA स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 2EA स्क्वायर प्लस 2EA स्क्वायर कॉस 2 थीटा। कोई दिक्कत? चलिए इधर वाले को मिटा देते हैं। ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया है इसको देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, पैरेललोग्राम थ्योरम ऑफ वेक्टर एडिशन। एक बार आप पन्ना पलट के देखिए, मैंने लास्ट में कराया हुआ है इसको। ठीक है, अब यहां पर देखिए 2EA स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इसको आप कॉमन ले लीजिए। ये 2EA स्क्वायर आ गया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 प्लस यहां से ये कॉमन चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा? कॉस 2 थीटा। ओके, अब आपको cos 2 थीटा का कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? तो cos 2 थीटा का आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, मैथ्स वाले थोड़ा सा रिलेट फील करेंगे कि cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला याद कीजिए, cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम उस वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं, इस फॉर्मूले को यहां पर पुट करते हैं, तो हमको E इज इक्वल टू कितना मिलेगा? बाहर में हमारे पास क्या है? 2EA स्क्वायर, तो ये हमने लिखा 2EA स्क्वायर। अब यहां पर 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गए। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये E इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4EA स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए ये पूरा टर्म जो है वो रूट के अंदर है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 4 का रूट हो जाएगा 2 और ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो यहां पर फाइनली आएगा 2EA cos थीटा, इक्वेशन नंबर 5 4 जो भी आ रहा होगा। ओके, तो अब हमने प्लस के कारण इंटेंसिटी फाइंड की, माइनस के कारण इंटेंसिटी फाइंड की, फिर पॉइंट P पे हमने दोनों का डायरेक्शन देखा, डायरेक्शन देख के वेक्टर रूल लगाया, पैरेललोग्राम थ्योरम लगाया, उसके बाद हमको जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो मिली इतनी। ठीक है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है।
ये पूरी तरह कब सॉल्व होगा, जब आप यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर EA की वैल्यू रखेंगे, इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। थोड़ा सा लेंथी है देखिए ये, और ये एग्जाम में जो है ज्यादा भी सबसे ज्यादा नहीं कह सकते, जो हम 3 पोजीशन पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड पोजीशन, मतलब जनरल पोजीशन। सबसे ज्यादा एग्जाम में जनरल पोजीशन आता है, उसके बाद ये। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। अब आपके पास यहाँ पर EA की वैल्यू है। चलिए EA की वैल्यू वहां पर अगर हम पुट करें तो E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 इंटू EA की वैल्यू है आपकी 1/4 Q अपॉन AP स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है cos थीटा। इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं। अब देखिए अगर हमको इसको आगे सॉल्व करना है तो यहाँ पर AP की वैल्यू होनी चाहिए और cos थीटा की वैल्यू होनी चाहिए, और AP और cos थीटा कैसे निकलेगा उसके लिए हमारे पास फिगर है। ठीक है, तो चलिए आपको जो ये फिगर दिखाई दे रहा है ये वाला, इसमें से आपको देखिए 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। दोनों में राइट एंगल बन रहा है, मतलब आप इन दोनों में क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो बस पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, आपको AP भी मिल जाएगा और cos थीटा भी मिल जाएगा। तो निकालें, तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम PGT, चलिए हम ये वाला उठाते हैं AOP इन ट्राइंगल AOP। तो आपको पता है हाइपोटेनस कौन है इसमें, AP स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। यही होता है PGT से, कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 धन लंब की घात 2। चलिए अब हमको इसको आप सबको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना। चलिए अब हमको AP स्क्वायर निकालना है। देखिए यहाँ पर OA स्क्वायर, OA कहाँ है भैया, ये है OA और ये क्या होगा L, क्योंकि पूरा डिस्टेंस कितना था 12, तो ये हो गया L स्क्वायर प्लस OP आपको पता है कितना है यहाँ पर R, तो ये क्या हो गया आपका AP स्क्वायर कितना निकल गया L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से आपको AP स्क्वायर मिल गया, इसको भी हम ब्लॉक बना के रखते हैं, जरूरत पड़ेगी आगे यहाँ पुट करते समय। अब क्या बच गया आपके सामने, cos थीटा निकाल लेते हैं, सीधे वैल्यू यहाँ पे रख देंगे ना। cos थीटा निकालिए, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos थीटा निकाल लेते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको एंगल कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, तो बेस हो गया आपके पास OA मतलब L, हाइपोटेनस मतलब AP। अब AP हाइपोटेनस है वहां पर, मतलब कि कर्ण है, और AP यहां से अगर आप देखें ध्यान से, AP स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो अगर हाइपोटेनस AP है तो यहीं से अब अगर आप AP निकालते हैं तो AP कितना हो जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही होगा। AP क्या था ना, कर्ण, और ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया आपका यहाँ पर देखिए L, और कर्ण कितना हो गया AP, मतलब हाइपोटेनस कितना हो गया AP, और AP की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो देखिए आपको cos थीटा की भी वैल्यू मिल गई, AP स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। तो AP स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से और cos थीटा की वैल्यू यहाँ से उठा के आपको कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 6 में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए रख दें। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड AP स्क्वायर इनटू इक्वेशन नंबर 6, तो E बहुत सावधानी से रखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 है इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q है Q अपॉन देखिए AP स्क्वायर कितना है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये हम लिखे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू, अब cos थीटा की वैल्यू कितनी है, L अपॉन, अब देखिए ये रूट है तो रूट को हम लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की होल पावर 1/2। कोई दिक्कत, बिल्कुल लिखा जा सकता है। बस अब उसको आगे हमको सॉल्व करना है। इसको हम साफ कर देते हैं यहाँ पर, अभी बीच में रुक के स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, और जब नोट्स बनाएंगे तब उसको ध्यान से उतारेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा ही देते हैं, उसका काम हो गया है। तो थोड़ा सा लेंथी है भाई, थोड़ी थकावट हो जाती है इसमें। अब देखिए यहाँ पर ये 2Q और L दिखाई दे रहा है आपको, और आपको मालूम है कि 2QL होता है मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। तो इतने पूरे को यहाँ पे हम हटा के क्या लिख सकते हैं, P। तो उस हिसाब से अब आपका E हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
यहाँ ऊपर में आ जाएगा P। अब नीचे में देखिए आप थोड़ा ध्यान से कि अगर बेस सेम हो तो पावर को सम कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेस कितना है L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे बेस कितना है L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे पावर कितना है 1/2, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब पावर कितना मान सकते हैं हम लोग 1। तो नीचे हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 1 प्लस 1/2, और 1 प्लस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो देखिए ये हमको एक फॉर्मूला मिल गया। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वही काम करके जो पिछले में किए थे कि भाई अगर हम यहाँ पे ये मान लें कि R बहुत ज्यादा है, L छोटा है, तो यहाँ से L स्क्वायर को हटा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि इफ L इज वेरी वेरी शॉर्ट विथ रिस्पेक्ट टू R, तो यहाँ से L को हटा दीजिए। तो जैसे ही आप वहां से L स्क्वायर को हटाएंगे आपका ये हो जाएगा R स्क्वायर, स्क्वायर में से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा R क्यूब। नाउ दिस इज द फाइनल इक्वेशन। तो ये निकल गई हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन और एट इक्वेटोरियल पोजीशन। देखिए और भी बहुत सारे मेथड हैं इसको निकालने के, लेकिन ये सबसे अच्छा मेथड होता है, इसमें कंफ्यूजन कम होता है, थोड़ा सा लेंथी जरूर है बट सबसे अच्छा मेथड होता है। तो आप लोग इसी मेथड को फॉलो करें तो फाइनली हमारा आंसर निकल गया। ओके, तो इसको नोट कर लें। अब जाते जाते हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर लें, बता दें इसको। तो चलिए एक्सियल पोजीशन पे और आपका ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन दोनों पे हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, चलिए तो E एट एक्सियल कितना आ गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। और अभी हम लोग निकाले इक्वेटोरियल पोजीशन पर, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिए जो आपको दिखाई दे रहा है कि एक्सियल पे यहां पर क्या है 2p और यहां पर क्या है p। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सियल पोजीशन पे मतलब अच्छी स्थिति पर जो भी इंटेंसिटी होती है वो इक्वेटोरियल की डबल होती है, इक्वेटोरियल की डबल होती है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो भी E एक्सियल होता है दैट इज ऑलवेज बी डबल टू द इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब E एट इक्वेटोरियल। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये पता चली हमको दोनों के फॉर्मूले को कंपेयर करने से कि एक्सियल पोजीशन पर जो इंटेंसिटी होती है वो इक्वेटोरियल पोजीशन की जस्ट डबल होती है। ठीक है, ओके। ये है आपका क्या इंटेंसिटी, इसका यूनिट जो होगा न्यूटन पर कूलम होगा, आपको पहले से मालूम है क्योंकि E का हमने फॉर्मूला निकाला था ना F अपॉन Q, तो न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट होता है, तो यहाँ पर भी यूनिट न्यूटन पर कूलम होगा। ओके, और अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि ये जो एक्सियल पोजीशन पे जो इंटेंसिटी आई है रिजल्टेंट इंटेंसिटी और इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो आई है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इसका डायरेक्शन किधर होता है। तो चलिए उसके लिए हम यहाँ पर फिर से एक बार डायपोल को ड्रॉ करते हैं। ये रहा आपका प्लस क्यू, ये रहा आपका माइनस क्यू, ये रहा आपका एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया हुआ था क्या आपका एक्सियल पोजीशन में पॉइंट P। अब जो हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा। तो देखिए हमको मिला था EA कुछ इस तरीके से और EB कुछ इस तरीके से। ठीक है, मिला था, दोनों के बीच में जो एंगल था 180 डिग्री था, तो दोनों को हम सब डिफरेंस निकाल के हम लोग रिजल्टेंट निकाले थे। तो अब देखिए क्योंकि A प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण जो पॉइंट P पे इंटेंसिटी है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा अब वो या तो इधर मिलेगा या तो इधर मिलेगा, मतलब एक्सिस के ही अलोंग मिलेगा। A प्लस क्यू की तरफ भी मिल सकता है, माइनस क्यू की तरफ भी मिल सकता है। अब जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें हमने डायपोल कंसीडर किया था और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम था और जो पॉइंट P था वो प्लस क्यू के नियर था, मतलब उसके पास था। इसका मतलब ये हुआ कि इसका इंटेंसिटी पॉइंट P पे ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू माइनस क्यू के इंटेंसिटी से। तो हम फाइनली ये कहेंगे कि जो एक्सियल पोजीशन होता है उसमें जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है वो अलोंग द एक्सिस होता है फ्रॉम माइनस टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, अलोंग द एक्सिस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये होगा फाइनली रिजल्टेंट E का डायरेक्शन। ठीक है,
तो ये था आपका एक्सियल पोजीशन में रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द एक्सिस टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, अलोंग द एक्सिस टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब आते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगेन यहाँ पर देखिए प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज था, ये एक्सिस था और हमने यहाँ पर ये पॉइंट लिया हुआ था पी। ठीक है। अब इस प्लस के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये था और माइनस का इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये था, मतलब ये था ई ए और ये था ई बी। तो हमने पैरेललोग्राम बनाया था, आपको याद होगा, तो इसका जो डायगोनल था ये था रिजल्टेंट। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो रिजल्टेंट है वो हमेशा एक्सिस के पैरेलल होता है। ओके, तो दूसरा आप याद रखेंगे कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है दैट इज ऑलवेज बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ओके, तो ये था आपके पास हमने बता दिया आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पे इंटेंसिटी कैसे फाइंड करना है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्ड, जो कि है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो है जनरल पोजीशन। और वहीं से हमको मिलेगा एक जनरलाइज इक्वेशन जो हम किसी भी सिचुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इन दोनों को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हम शाम को या कल देखेंगे कि जनरल पोजीशन में इंटेंसिटी कितनी होती है, उसको कैसे निकाला जाता है। ओके, धन्यवाद, घर में जाके पढ़ाई कीजिए।